हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू को जानेंगे। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित कुल 50 प्रश्नों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुल 100 प्रश्नों को क्लियर किए थे। और फ्रेंड्स, वो आप वीडियो नहीं देखें तो अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो भी देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मुख्य बातों को जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। क्या है यह? समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गठित चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि समसामयिकी भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका तात्पर्य क्या होता है फ्रेंड्स? इसका तात्पर्य होता है कि वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की अवधारणाओं और सिद्धांतों का व्यवहारिक कार्य रूप को दर्शाता है। अर्थशास्त्र से व्यक्ति वस्तु का विनिमय तरीके से उपयोग करता है। संधि विच्छेद करने पर यह दो शब्दों से मिलने पर बनता है। कौन कौन सा? अर्थ एवं व्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य है मुद्रा अर्थात धन, और व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था का मतलब होता है कि एक स्थापित कार्य प्रणाली। इस शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। कौन सा शास्त्र में? तो अर्थशास्त्र में मिलता है फ्रेंड्स। जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है। अर्थव्यवस्था का प्राचीन इतिहास सुमेर राजवंश के समय से ज्ञात है, जब वे वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। मध्ययुगीन काल में अधिकांशतः व्यापार सामाजिक समूह के अंतर्गत ही होता था। आधुनिक युग में अधिकांश व्यापार यूरोप के देशों द्वारा भिन्न देशों को गुलाम बनाकर किया जाता रहा था। तत्काल में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत साम्यवाद और पूंजीवाद नाम की दो विचारधाराओं का उद्भव हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है और केवल 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या का 17% भाग को शरण प्रदान करता है। 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई। कब से फ्रेंड्स? तो 1991 से, जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गई और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण को बोलबाला था, और सुधार लागू करने से पूर्व इसका जोरदार विरोध भी हुआ। परंतु आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम सामने आने से विरोध काफी हद तक कम भी हुआ। हालांकि मूलभूत ढांचे में तेज प्रगति न होने से एक बड़ा तबका अभी नाखुश है, और एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुए हैं, यानी लाभ प्राप्त नहीं हुए। भारत एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। आर्थिक इतिहासकार एंग्स मैडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक, कब से कब तक? पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि
उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण व दोहन हुआ, जिसके फलस्वरूप 1947 में आज़ादी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुनहरी इतिहास का एक खंडहर मात्र रह गई। आज़ादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा। सार्वजनिक उद्योगों तथा केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया। 20वीं शताब्दी में सोवियत संघ के साथ साथ भारत में भी इस प्रणाली का अंत हो गया। 1991 में भारत को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद नरसिंह राव की सरकार ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के निर्देशन में आर्थिक सुधारों की लंबी कवायद शुरू की, जिसके बाद धीरे धीरे भारत विदेशी पूंजी निवेश का आकर्षण बना और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना। 1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता का दौर आरंभ हुआ, यानी शुरुआत हुआ। इसके बाद से भारत ने प्रतिवर्ष लगभग 8% से अधिक की वृद्धि भी दर्ज की। तो फ्रेंड्स, यह थे इसके महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसके क्वेश्चन आंसर को चलिए करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, आप अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? कौन से देश के रूप में होती है या फिर राष्ट्र के रूप में होती है? आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होती है? ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54% लगा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, किसमें? भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? किस प्रकार की बेरोजगारी है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? NSSO यही प्रकाशित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। इनमें से सभी प्रकार के बेरोजगारी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को हमें मिलती है? कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, और इनमें से सभी प्रकार के बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है फ्रेंड्स, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, यह दोनों बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? सभी जानते भी हैं फ्रेंड्स, वर्तमान समय में देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है फ्रेंड्स हैदराबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? इसका क्या कारण है फ्रेंड्स, वह पता करना है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, इसका अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारण करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है, कितना है नगरीय क्षेत्रों के लिए? नगरीय क्षेत्रों के लिए है 2100 कैलोरी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया, कब से? 2015 से। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यह सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? यह डीटी लाकड़ावाला का सूत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था फ्रेंड्स? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, आपको ज्ञात होगा कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना संबंधित है किससे? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विपत्ति सुविधा उपलब्ध कराने से, विपत्ति में सुविधा उपलब्ध कराने से। ठीक है, कुटीर ज्योति योजना, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है?
गोवा में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने से था? IRDP, ट्राइसेम, NREP, उपयुक्त में से सभी। यह सभी ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने से संबंधित था, यह सभी योजना। अगला प्रश्न है, कथन और इसका कारण। पहला है, भारत में नगरीय गरीबी से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, और इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। इसमें से ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशक है या फिर प्रकाशन है? ठीक है, यह LBRD का वार्षिक प्रकाशन है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? यह है महबूब उल हक का। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर, यह मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? इसका आधार है फ्रेंड्स स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल 2002 में जारी किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली है। कब के अनुसार? 2011 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था से हमें तात्पर्य मिलता है कि आयात निर्यात दोनों बंद है। अगला प्रश्न है, प्रचंड बेरोजगारी एक विशेषता है। किसकी विशेषता है? प्रचंड बेरोजगारी एक विशेषता है कृषि की। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, किसी देश की
आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? यह प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है और बाजार का आकार किस प्रकार है, इस पर भी निर्भर करता है। उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, व्यय यानी खर्च के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण यह असमानता घटाने का उपाय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसके रूप में? एक आम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है? यह आय में असमानता ही इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसी के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग इसके द्वारा मार्गदर्शिका निकाली गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता यह मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग देखे भी ऊपर तथ्य से हम लोग जाने। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने बनाया था, जैसा कि अभी हम लोग जाने फ्रेंड्स। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? कैसी व्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, उसे संवर्धित बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है यानी बांटा जाता है? उद्यमों का स्वामित्व इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सपोर्ट भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।